Hi everyone, back. So today we are going to discuss the syllabus of second semester. तो सेकेंड सेमेस्टर में आपको कौन सा सब्जेक्ट कोर्स पढ़ना है, द मेथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेस क्या है। तो ये 203 कोर्स नंबर है। तो 203 कोर्स नंबर में मेथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेस किसे कहते हैं, वो हमारा एक कोर्स है। ठीक है, मेथड्स की रिसर्च मेथडोलॉजी, जिसमें हम रिसर्च करते हैं तो हमें कौन कौन से मेथड्स इस्तेमाल करने होते हैं, क्या क्या पढ़ना होता है। तो हमारा एक कोर्स है, ठीक है, इसमें 4 यूनिट्स हैं और जो बाकी जो थर्ड और फोर्थ यूनिट है उसमें हमारा लॉन्ग में क्वेश्चंस आते हैं, 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और जो शॉर्ट है वो हमारा फर्स्ट 2 यूनिट्स में आते हैं। तो हमें ये भी पता होता है कि हमें किस तरह से इसको प्रिपेयर करना है, नोट्स हमें कैसे प्रिपेयर करने हैं, इसके लॉन्ग में कैसे करना है, शॉर्ट में कैसे करना है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमने देखा। ठीक है, अब सेकंड सेमेस्टर में हमें ये वाला कोर्स मिला है जिसमें मेथड्स की बात हो रही है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि मैथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज में क्या हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें रिसर्च जब करनी है तो रिसर्च में कौन कौन से मेथड्स लगते हैं, हाउ टू डू रिसर्च इन द सोशल साइंसेज सब्जेक्ट्स लाइक सोशोलॉजी। तो हम सोशोलॉजी को पढ़ रहे हैं तो सेकेंड सेमेस्टर में हमें यही बताया जाएगा कि बेसिक्स बताए जाएंगे कि व्हाट इज़ द वे टू डू मैथड, what is the method you are using in your research proposals or something, है ना। जब पीएचडी करने जाएंगे तब उसमें ये चीज़ें बेसिक जो आपकी नेसेसिटीज़ हैं वो आपकी यूज़ होगी। तो लेट्स स्टार्ट। एंड इसमें हम पढ़ने के बाद, इस कोर्स को पढ़ने के बाद हमें ये पता चलेगा कि व्हाट इज़ द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है ना। डाटा कलेक्ट क्या करना है, मतलब कैसे करना है, क्या क्या तकनीकी होती हैं, कैसे हम कोई भी रिसर्च कर सकते हैं, और हम कैसी मेथड्स टूल्स का इस्तेमाल करेंगे समाज को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, और जो थिंकर्स हैं उन्होंने कैसे इसको समाज को स्टडी करा। जैसे कि हमने देखा था कि कास्ट सिस्टम में एम्पिरिकल स्टडी की थी एम श्रीनिवास ने, तो कैसे की थी वो रिसर्च, कैसे हुई थी उनकी। तो वैसे तो हमने कार्ल मार्क्स का देखा कि उसका वे ऑफ मेथड क्या था स्टडी करने का, है ना। क्लासेस के बेसिस पे उन्होंने स्टडी करा, है ना। इंडस्ट्रीज़ को एम्पेरिकली स्टडी करा। मैक्स वेबर का अलग तरीका, और मतलब हर थिंकर का अलग तरीका होता है। तो वैसे ही उनके ही पर्सपेक्टिव के हिसाब से हम आज इसमें देखने जा रहे हैं, एनालाइज करेंगे कि कैसे डाटा को इंटरप्रेटेट किया जाता है, कैसे हम साइंटिफिकली उसको फाइंडिंग्स को स्टैंप लगाते हैं, देन हम कोई रिसर्च निकल के आती है, कोई भी रिसर्च निकल के आती है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे कोर्स में 4 यूनिट्स होते हैं। 4 यूनिट्स में जो ऊपर के 2 यूनिट्स हैं वो माइनर 1 माइनर 2 में आते हैं, और जो हमारे थर्ड यूनिट हैं, थर्ड फोर्थ, उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। तो ये लगभग 5 महीने का एक अंतराल होता है जिसमें हमें स्टडी करनी होती है। ठीक है, तो यूनिट 1 में हमारा है फिलॉसफी ऑफ साइंस एंड फाउंडेशन ऑफ सोशल रिसर्च। मतलब कि फिलॉसफी ऑफ साइंस की ये साइंस की फ़िलॉसफी क्या है। ठीक है, हम जो भी सोशल साइंसेस में हम रिसर्च करते हैं तो उसमें हमें साइंस को बेस बनाना पड़ता है कि ऑब्जेक्टिवली हम स्टडी करते हैं, फैक्ट की बेसिस पे हम किसी भी सोशल फैक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। और फाउंडेशन कैसी रखी जाए, मतलब कि हम किसी भी समाज को रिसर्च करने जा रहे हैं, किसी की डाटा को कलेक्ट करने जा रहे हैं तो कैसे करना है। तो पॉजिटिविस्टिक अप्रोच है, एम्पेरिसिज्म है। पॉजिटिविज्म अगस्त कॉम्ट का एक पर्सपेक्टिव था कि भाई उसको साइंटिफिकली हर चीज़ को स्टडी करना है, हर बेस क्या रहेगा, रिसर्च का बेस क्या रहेगा, पॉजिटिविज्म। और तो पॉजिटिविस्ट थियोरिस्ट या फिर जो भी थिंकर्स हैं वो हम इसमें देखेंगे कि व्हाट इज़ अ पॉजिटिविज्म फिलॉसफी। एंड एम्पेरिसिज्म होता है कि एम्पेरिकली स्टडी करना, है ना, कोई भी चीज़ ऐसे खुद से जाके एक्सपीरियंस करना। एपिस्टेमोलॉजी की नॉलेज क्या है, ट्रुथ तक पहुंचने का एक ज़रिया एपिस्टेमोलॉजी। ऑन्टोलॉजी क्या है
है ना। तो मेथडोलॉजी के बारे में समझेंगे कि भाई व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मेथडोलॉजी, मेथड्स एंड टेक्निक्स, कि टेक्निक्स अलग होती है, मेथड्स अलग होते हैं, मेथडोलॉजी अलग होती है। तो ये भी टॉपिक है एक हमारा। इंडक्टिव रिसर्च क्या होती है और डिडक्टिव अप्रोच क्या होती है। इंडक्टिव और डिडक्टिव जिसमें यही होता है ना कि फॉर्मूला लगाते हैं देन थ्योरी निकल के आती है। जैसे कि कोई स्टेटमेंट है कि ऐसा तो होता है ना, तो उसी से हम रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं अपना, या फिर हम पहले डाटा कलेक्ट करते हैं फिर हमारी थियोरी बनती है। तो ऐसे हर्म्यूनेटिक्स ट्रेडिशन इन सोशल रिसर्च में होता है कि जैसे हर्म्यूनेटिक्स होता है कि जिसमें हम माइक्रो लेवल पे जब स्टडी करते हैं तो उसको हम हर्म्यूनेटिक्स बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव वैल्यू न्यूट्रलिटी रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी होती है कि जिसमें हम यस या फिर नो में आंसर देते हैं, जिसमें हमारा साइंटिफिक टेम्परामेंट यूज़ होता है, मतलब कि इसमें हम अपना सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग यूज़ नहीं करते। वैल्यू न्यूट्रलिटी, ठीक है। रिफ्लेक्सिविटी ये कैसे सोशल साइंसेस में यूज़ होती है। एथिकल कंसर्न इन सोशल रिसर्च, मतलब एथिकल कंसर्न क्या होता है कि जैसे हमें प्लेगरिज्म नहीं करना है, किसी का छापा हुआ नहीं छाप देना है, अपना खुद का एक ऑथेंटिसाइज कर सकते हैं हम किसी की थियोरी। जैसे कि संस्कृताइजेशन दिया था एम एन श्रीनिवास ने, तो उसी का उसने जो अपनी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, वही छाप दिया, तो नो, नेवर। तो एथिकल कंसर्न होता है कि अपना बेसिस, तुमने बेस तो किसी को बनाया था बट उसी को आगे तुमने क्या किया, क्रिटिसाइज़ किया या फिर उसको और इलेबोरेट किया, उसमें कुछ ऐड ऑन किया, ऐसा कुछ, ठीक है। तो एथिकल होता है कि जिसमें हमारा खुद एथिक्स होते हैं कि हम किसी को कॉपी नहीं करेंगे, हम अपना अपना कुछ अपना ऐड करके फिर करेंगे। तो बहुत सारे हैं जो प्लेगरिज्म करके पीएचडी उनकी फेल हो जाती है, तो हमें वैसा नहीं करना है। सेकेंड यूनिट में चलते हैं। तो पहला यूनिट में हमें बेसिक ही इसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है। तो जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपका डायरेक्ट आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय positivism and any thinker do you know about who support the positivism and epistemology किसे कहते हैं, ontology, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है तो कुछ भी आ सकता है। तो मैथोडोलॉजी बहुत तरीके से होती है, मैथड्स बहुत प्रकार के होते हैं, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें। इंडक्टिव डिडक्टिव रिसर्च क्या होती है, ये बहुत इजी टॉपिक्स हैं। आप एक बार इसको डीप में अंडरस्टैंड करेंगे देन यू विल गेट टू नो व्हाट टू राइट एंड व्हाट टू अंडरस्टैंड, राइट। सो नेक्स्ट चलते हैं। हर्म्यूनेटिक्स भी हमारे लिए न्यू है। वैल्यू न्यूट्रलिटी क्या होती है ये भी हमें समझने की कोशिश करनी है, ये भी न्यू टॉपिक है हमारे लिए। सेकेंड हमारा आता है यूनिट सेकेंड। तो यूनिट सेकेंड में हमारा क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड सर्वे रिसर्च। देखिए, हम इंडिविजुअल्स हर वक्त हम सब्जेक्टिव सोच रहे होते हैं, बट कुछ चीज़ें हैं ना कि जो हम क्वांटिटेटिवली स्टडी कर सकते हैं। क्वांटिटेटिवली जैसे कि पॉपुलेशन में ये रिसर्च पाई गई कि इतने प्रतिशत लोग ऐसे होते हैं, या फिर रिसर्च में ये पाया गया है कि जो मेन होते हैं उनका दिमाग औरतों से ज़्यादा बड़ा होता है, मतलब कि ज़्यादा बड़ा, है ना। और रिसर्च में ये भी पाया गया है कि औरतों का दिमाग तो कम होता ही है बट एफिशिएंट मर्दों से ज़्यादा होता है। तो ये भी एक रिसर्च से ही पता लगा है, जब बहुत सारे लोगों पे सैम्पलिंग की गई होगी तब जाके हमें ये कंक्लूजन निकल के आया है ना। तो जैसे कि यही क्वांटिटेटिव मेथड्स होते हैं। कुछ चीज़ें सोशल साइंसेस में हम क्वांटिटेटिवली मेथड यूज़ करके हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो क्वांटिटेटिव मेथड्स भी इम्पॉर्टेंट होता है, वेयर एज क्वालिटेटिव तो होता ही है बट क्वांटिटेटिव होता है। उसमें सबसे पहले हमें हाइपोथेसिस, जैसे कि हम रिसर्च करने जाते हैं तो हमें एक अपना प्लान तैयार करना पड़ता है कि हमें भाई मेरे को इस बेसिस पे इस चीज़ पे स्टडी करनी है। मैं ये स्टडी जो है यहाँ पे करूँगा, ठीक है, इस गांव में करूँगा, फिर मैं इतने सैंपल्स इकट्ठे करूँगा, मुझे इतने इतने पैसे लगेंगे, मैं मुझे इतने लोगों की ज़रूरत होगी, सुपरवाइज़ की करने की ज़रूरत होगी, मुझे ये बुक मैं पढ़ूँगा, उसके लिए ये चीज़ें मैं लूँगा इसमें। तो मेरा हाइपोथेसिस ये है कि मैं इस रिसर्च को कंडक्ट कर पाऊँगा 5 सालों में, और
डेफिनेटली मेरा एक कंक्लूजन निकल के आएगा। तो हाइपोथेसिस कि हम जिसमें अपना एक अनुमान लगाते हैं, अजम्पशंस लगाते हैं कि भाई ऐसा ऐसा ऐसा, एक स्टेप बाय स्टेप आपका एक प्रपोजल रिसर्च डिज़ाइन तैयार होता है जिसमें आप हाइपोथेसिस लगाते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स वेरी कर सकते हैं, ये भी हमने देखना है। ठीक है, सैम्पलिंग मीनिंग, सैम्पलिंग क्या होती है? देखो, एक होती है मतलब कि जैसे कि थोड़े लोगों पे, ज़्यादा लोगों पे नहीं कर सकते, थोड़े लोगों पे। एक होती है हम लार्जर सेक्शन को स्टडी करना चाहते हैं तो हम एक क्वेश्चनायर यूज़ करते हैं, वो बांट देते हैं और वो सैम्पलिंग कहलाती है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है ना, नॉन प्रोबेबिलिटी, सैम्पलिंग क्या होती है। स्टेप इन सर्वे रिसर्च, तो सर्वे रिसर्च जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो स्टेप्स क्या रहते हैं। ठीक है, आपको थर्ड सेमेस्टर के अंदर आपको ऐसा बनाना पड़ेगा, क्वेश्चनायर बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उस पर आपने क्वेश्चनायर तैयार करना पड़ेगा और वो क्वेश्चनायर आपको कई लोगों से भरवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रिसर्च का एक पार्ट होता है, पार्ट। ठीक है, और ये आपको करना ही पड़ता है। स्टेप्स इन सर्वे रिसर्च, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी, सैम्पलिंग। ठीक है, स्टेप्स इन सर्वे रिसर्च, तो सर्वे जब आप करोगे, किसी भी एरिया में जाओगे, सर्वे करोगे, तो क्या क्या स्टेप्स रहेंगे, मतलब आपको सिखाया जा रहा है, बाकायदा आपको बताया जाएगा कि आपको क्या 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 करना है। सर्वे टूल्स, मतलब कि जब आप सर्वे कर रहे होंगे, है ना, तो आपको किन टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो टूल्स, सबसे पहले मैंने आपसे बात की, यही की थी कि क्वेश्चनायर्स दिए जाते हैं जिसमें आपको बोला जाता है कि आपको क्या लगता है, सही लगता है, नहीं लगता है, ज़्यादा कम लगता है, मतलब इस तरह से आपके क्वेश्चनायर्स बनते हैं। तो उसमें आपको टिक करना पड़ता है ना। इंटरव्यू कर सकते हैं किसी से, जैसे कि हम बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखते हैं जिसमें हम लोगों के खुद से, और इंटरव्यू में ज़रूरी नहीं है कि वो बात पूरी सच ही करेगा, कुछ कुछ तो गड़बड़ बोलेगा ही वो, है ना। तो इंटरव्यू शेड्यूल भी कर सकते हैं। इंटरव्यू टेक्निक्स क्या रहती हैं, मतलब कि हम किसी से अगर इंटरव्यू भी ले रहे हैं अपने रिसर्च के प्रपोजल के रिलेटेड, तो हम कैसे उसका इंटरव्यू लेंगे, तो ये भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। इसके बाद आता है हमारा थर्ड चैप्टर। तो ये आपको समझ में आया, हाइपोथेसिस थोड़ा कंफ्यूजिंग है और वेरिएबल्स भी हमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, तो ये थोड़ा ध्यान से। और वैल्यू न्यूट्रलिटी क्या होती है, और इंडक्टिव और डिडक्टिव, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही। उसके बाद आता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव होता है कि कोई भी लार्जर पोर्शन में हमें लोगों की एक नंबर्स में उसको करना है, तो क्वांटिटेटिव मेथड्स यूज़ होते हैं। लार्जर पोर्शन में हमें किसी की थिंकिंग को जानने का प्रयास करना, तो क्वांटिटेटिव मेथड्स यूज़ होते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च टेक्निक्स क्या होती हैं। क्वालिटेटिव, जिसमें हमारा सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि हमें मैं क्या सोचता हूँ, मैं ह्यूमन हूँ, तो मेरी जो थियोलॉजी है या फिर मेरा जो माइंड सेट है वो 1 मिनट में बदल जाता है। ठीक है, एक ही मिनट में हंसना शुरू कर दूंगी, एक अगले 2 मिनट में मेरा मूड चेंज हो जाएगा तो मैं रोना शुरू कर दूंगी। तो मतलब कि एक सब्जेक्टिव अंडरस्टैंड होता है जिसमें हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करेंगे। फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, तो इसकी क्या फिलोसॉफिकल फाउंडेशन है, मतलब कि क्या समझता है अपने आप में ये, मतलब क्या समझता है अपने आप में, मतलब क्वालिटेटिव रिसर्च होती क्या है एक्चुअली, और इसको कैसे कंडक्ट किया जाता है, और ये क्या होती है, ये सब्जेक्टिव इन नेचर होती है, क्या होती है। तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च की बात हम कर रहे हैं। नेक्स्ट इसमें आता है मेथड्स। ठीक है, कि क्वालिटेटिव रिसर्च में मेथड्स कैसे इस्तेमाल होते हैं। मेथड्स जैसे ऑब्जर्वेशन, जैसे हमने बीएड में भी ऐसे पढ़ा होगा ना, एक्शन रिसर्च जिसमें हमने पढ़ा था, है ना, एक्शन रिसर्च करके दिखाइए। तो बीएड में एक्शन रिसर्च, जैसे टीचर है तो वो एक्शन रिसर्च यूज़ करता है। वेयर एज जब हमें पीएचडी करनी होती है तो उसके लिए हमें यही चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं हायर बेसिस पे। तो आपने देखा होगा जो नेट क्लियर करते हैं उसमें तो रिसर्च एप्टीट्यूड वाला पोर्शन होता है, वो यही चीज़ है, एक बार पढ़ लो आपको नेट के लिए भी प्रिपेयर हो जाता है। तो वेल एंड गुड, आप अगर एक बार अच्छे से करेंगे दैट्स गोइंग टू बी हेल्प इन द नेट
PYQs वेयर थिंकर्स क्या बोल रहे हैं रिसर्च को लेकर, कौन सी बुक्स हैं इंपॉर्टेंट है रिसर्च के रिलेटेड, और भी ये मेथड्स क्या होते हैं। मान लो कोई सिचुएशंस दे दी तो उसके हिसाब से आपको ये मेथड्स आना चाहिए कि क्या मेथड हो सकता है ना। तो अब तो मतलब ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपने बीएड में भी पढ़ा है और आप नेट के लिए भी अगर आप पढ़ोगे तो उसके दौरान आप एक ही बार पढ़ो और अच्छे से पढ़ लो ताकि आपको आगे प्रॉब्लम नहीं हो। तो आगे हम देख लेते हैं मेथड्स, जैसे कि ऑब्जर्वेशन मेथड होता है कि हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। जैसे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हमने पढ़ा था साइकोलॉजी में, और ग्रुप पार्टिसिपेशन करके हम ऑब्जर्व करते हैं लोगों को, है ना। तो अपनी आइडेंटिटी छुपा देते हैं। तो मतलब इस तरह से हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं, किसी के विचार व्यवहार सबको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। इसके फ्लॉज भी होते हैं, ये तो हम जानते ही हैं। जैसे कि केस स्टडी है, तो केस स्टडी किसी की केस स्टडी को मतलब कि किसी कोई व्यक्ति ऐसा क्यों है, हम उसका पूरा काला चिट्ठा मतलब कि उसका पूरा स्टोरी, पीछे से स्टोरी क्या चलती आ रही है वो समझने की कोशिश करते हैं। एथनोग्राफी क्या होती है कि भाई एम्पेरिकली स्टडी, ये भी वही है, ठीक है। लाइफ हिस्ट्री मतलब किसी की हम लाइफ हिस्ट्री समझ लेते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर डिप्रेशन में है, कोई व्यक्ति अगर टॉक्सिक है, तो हम उसका व्यवहार देखते हैं कि ये क्यों ऐसे बिहेव करता है, तो हम उसकी लाइफ हिस्ट्री में जाते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। या फिर कोई व्यक्ति इस बरादरी के लोग ऐसे क्यों होते हैं, तो हम उसकी जीनियोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं। हम फोकल ग्रुप जैसे कि ठीक है। एक होते पाइवेट स्टडी होती है कुछ ऐसे करके, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो PYQs तो आप यहीं से कर लो तो बेहतर है। डिस्कशन, ठीक है, डिस्कशन मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। कंटेंट एनालिसिस क्या होता है, ये किसी का बायोडाटा स्टडी किया, उससे ही हमने रिसर्च कर दी। वैलिडिटी रिलायबिलिटी इन क्वालिटेटिव रिसर्च। वैलिडिटी क्या होती है, ये तो हमने पढ़ा ही था ना, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी एंड इन क्वालिटेटिव रिसर्च में जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे होते हैं तो उस वहाँ पर हमें वैलिडिटी, क्या वैलिड चीज़ें हैं, क्या चीज़ ये रिलायबल है। तो मतलब उसमें फेमिनिस्ट स्टैंड पॉइंट एपिस्टेमोलॉजी, ये बिल्कुल नया है हमारे लिए, ये हमने पढ़ना है। फेमिनिस्ट स्टैंड पॉइंट ये क्या होता है। उसके बाद आता है हमारा 4th यूनिट, तो ये इसमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन इसमें क्या बन जाएगा, ये फेमिनिस्ट ही लग रहा है मुझे, क्योंकि ये नया एक कंसेप्ट हमें देखने को मिल रहा है। मेथड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेथड्स जैसे कि ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी, एथनोग्राफी, लाइफ हिस्ट्री, जीनोलॉजी, डिस्कशन, कंटेंट एनालिसिस, वैलिड एंड रिलायबिलिटी इन क्वालिटेटिव रिसर्च, फेमिनिस्ट स्टैंड पॉइंट, ये सब। इसके बाद आता है हमारा डाटा एनालिसिस एंड रिसर्च रिपोर्टिंग, ये भी बहुत ज़्यादा अजीब सा है। 4th यूनिट हमारा आता है डाटा प्रोसेसिंग। तो भाई ये चीज़ बहुत ज़्यादा न्यू है हमारे लिए। कोडिंग क्या होती है, एडिटिंग क्या होती है। देखो रिसर्च में जैसे हम मीन मॉड मीडियन यूज़ करते हैं, टैबुलेशन जो यूज़ होती है वो रिसर्च में यूज़ होती है, राइट। तो रिसर्च में टैबुलेशन कैसे होती है, एडिटिंग हम क्या करते हैं, कोडिंग क्या होती है, ये हमारे लिए नए टॉपिक्स हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रिएंगुलेशन, इंटीग्रेटिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फाइंडिंग्स। इंटीग्रेटिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फाइंडिंग्स मतलब कि ये क्या है, बिल्कुल नया टॉपिक है। रेफरेंसिंग एंड बिब्लियोग्राफी, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन इन सोशियोलॉजी एंड प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल तो हमें समझ में आता है कि भाई रिसर्च प्रपोजल लिखना पड़ता है आपको,
आपकी रिसर्च, आप क्या कौन सी रिसर्च करने वाले हैं, उसके लिए आपको एक ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ता है। एक आपको ब्लूप्रिंट होता है कि भाई इसमें आप बताओगे कि आपको कितने साल लगेंगे, कितने टाइम लगेगा, आपको क्या सुपरवाइज़र चाहिए, आप किस बात पे रिसर्च करने जा रहे हो, और कितना आपको पैसा लगेगा, कौन सा आपका सर रहेगा, कितना आपको टाइम लगेगा, क्या आप मतलब कि आपका रिसर्च प्रपोजल में एक तरीके का रिज्यूमा होता है जिसमें आपको आपको पीएचडी में एंट्री कर मतलब पीएचडी करने के लिए परमिशन मिलती है। तो प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप पेपर में अटेम्प्ट भी कर सकते हो। उसके बाद आता है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। क्या प्रॉब्लम पड़ती है जब आप सोशियोलॉजी में रिसर्च करने जाते हो, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। लोगों के साथ जब इंटरेक्शन होती है, कोई आपको ज़्यादा दे रहा है नहीं दे रहा है, उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन मतलब कि आप कैसे उस प्रॉब्लम्स का मतलब सोल्यूशन ढूंढोगे, ठीक है। आपको जब आप अपने रिसर्च लिख रहे होते हो, कुछ भी आप बना रहे हो, अपना रिसर्च पेपर्स बना रहे होते हो, तो उसमें आपको ये मेथड्स का पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि आपका जो आप मेथड के हिसाब से चल रहे हो, जो आपने मेथड आपने रिसर्च प्रपोजल में लिखा था कि मैं इस मेथड से अपना रिसर्च करने जा रही हूँ, तो मैं उसके हिसाब से अपना चैप्टर्स लिख पा रही हूँ या नहीं लिख पा रही हूँ। अगर नहीं लिख पा रही हूँ तो डर रहता है कि ये नेग्लेक्ट ना हो जाए या फिर रिजेक्ट ना हो जाए मेरा पीएचडी प्रपोजल। तो कहने का मतलब है कि हमें पीएचडी बहुत जब हम पीएचडी कर रहे होते हैं तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी फेस करनी पड़ती है हमें। जैसे कि हम रिसर्च प्रपोजल लिख रहे हैं, उसमें हमने लिखा कि हम क्वालिटेटिव मेथड यूज़ करेंगे, और जब हम बात आई क्वालिटेटिव मेथड यूज़ करने की, तो हम कहीं और ही चाह रहे हैं, मतलब बात कुछ और ही बन रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब पूरा ध्यान रखना पड़ता है। बिब्लियोग्राफी रेफरेंसिंग, क्या क्या हम रेफरेंस ले रहे हैं। जैसे कि मैं ये वाली बुक से थोड़ा समझ रही हूँ, है ना। जैसे मान लो कि मेरे को डोमेस्टिक वायलेंस पे बात करनी है, तो डोमेस्टिक वायलेंस के रिलेटेड जिसने भी बात करी होगी, थिंकर्स जिन्होंने भी रिसर्च करी होगी, वहाँ से मैं डाटा कलेक्ट करूँगी, थोड़ा मैं बाहर वालों से कलेक्ट करूँगी। तो डिफरेंट एरिया से जहाँ से भी मैं कलेक्ट करूँगी डाटा, अपना थीसिस लिखूँगी, तो उसका रेफरेंसिंग मैं क्या ले रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मेरे को सब रिसर्च प्रपोजल में ऐड ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो आप। तो क्वालिटेटिव फाइंडिंग्स क्या हैं, क्वांटिटेटिव फाइंडिंग्स, मतलब कि मेरे को इन दोनों से अपना रिसर्च को एक आउटलुक देना पड़ेगा। मतलब कि एक तरीके का आपको रिसर्च में 100% आपको अपना देना पड़ेगा, तब जाके आपकी रिसर्च, तभी आपके आगे डॉक्टर लगता है। तो ऐसे तो मतलब आप सोचोगे कि हाँ मैं रिसर्च प्रपोज, बहुत सारे लोग हैं जो इसमें 100% नहीं देते, बल्कि वो प्लेगरिज्म करते हैं। वो एथिक्स के अलग, मतलब एथिकल कंसर्न में आ जाता है कि आप प्लेगरिज्म कर रहे हो, किसी भी डाटा को कलेक्ट कर रहे हो किसी से, रेफरेंस ले रहे हो किसी का, और फिर उसको छाप रहे हो अपने ही रिसर्च प्रपोजल में, तो फिर मतलब कि कुछ बना नहीं है ना। तो ये हमारा जो कोर्स है ये बताता है कि हमें कैसे पीएचडी अगर हमें करनी भी है, ठीक है, तो हमें पीएचडी के दौरान हमें क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से बेसिक से शुरू कर रहा है ये हमारी बात, कि कौन कौन से मेथड्स, टेक्निक्स, टूल्स, है ना, हाइपोथेसिस क्या है, रिसर्च क्या है, टूल्स, क्वेश्चनायर्स क्या है, ये हमें बता रहा है। कि हमें पहले ये तो समझ में आना चाहिए ना कि बेसिकलिटीज़ क्या है। फिर जब हम प्रैक्टिकल उसको लाइफ में अडेप्ट करेंगे, रिसर्च को प्रैक्टिकली हम करके देखेंगे, तो हमें ये सारी चीज़ें हमें अगर समझ में होगी तो हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे ना अपनी रियल लाइफ में। जैसे बीएड होती है, तो बीएड नॉट ऑल अबाउट कि हमें सोशल साइंस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं वो पढ़ाने हैं, बल्कि हमें वो बताता है कि टेक्निक्स, टूल्स, कि हमें पेडागोजी, कि हमें अगर सोशल साइंस पढ़ानी है तो हमें लेसन प्लान तैयार करना है, बच्चों के सामने जाना है तो हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है, कैसे हमें बच्चे अगर बात को समझ नहीं पा रहे हैं तो हमें कैसे दूसरे मेथड का यूज़ करना है, कैसे हम बच्चे के क्वेश्चन का जवाब देंगे। हमारा जो 40 मिनट है, हम मतलब एक तरीके का आपको क्या, हाउ टू टीच, मतलब कि आपको कैसे टेक्निक्स बताई जा रही हैं। सब्जेक्ट मैटर क्या है वो नहीं बताया जा रहा है, बल्कि आपको
पेडागोजी बताई जा रही है। वैसे ही जब आप पीएचडी करने जा रहे हो तो आपको आपको एक आउटर वे में आपको एक तैयार किया जाएगा कि भाई आपको क्या क्या करना है। रिसर्च करने जा रहे हो ना आप, कोई भी चीज़ पे, कोई भी बात पे आप रिसर्च करने जा रहे हो, 5 साल आप उसको दोगे, तो एक प्रैक्टिकलिटी, एक बेसिकलिटीज़ आपको सिखाई जा रही हैं कि आपको बेसिक्स क्या सीखने हैं, क्या होता है रिसर्च, क्या करना है ना, शुरुआत कहाँ से होगी और कैसे आप इसको करोगे, है ना, इम्प्लीमेंट कैसे करोगे। तो आपको एक बेसिक नॉलेज दी जा रही है कि व्हाट इज़ द रिसर्च। ठीक है, थैंक यू हैव अ नाइस डे। तो ये रहा हमारा रिसर्च प्रपोजल की बात।